अगर ऐतराज होता तो रात को ही तुम्हें घुसने नहीं देता। मुझे खुशी है कि तुम खुद मेरे लिए पोता बहू लेकर आए हो। अब बस जल्दी से शादी कर लो। पता नहीं मैं भी कितने दिन तक जिंदा रहूंगा। बस मुझे जल्दी से परपोता या परपोती दे दो। ये सुनकर आदित्य बोला, दादाजी, बच्चे कोई मार्केट में मिलने वाले प्रोडक्ट थोड़े ना है कि मार्केट गए, वहां से खरीदे और घर ले आए। बच्चे हैं, बहुत टाइम लगेगा। और आपको किसने कहा? आप इतनी जल्दी नहीं मर सकते। आपको तो मेरे भी बच्चे देखने हैं। इनफैक्ट हम सबके बच्चे देखने हैं। तभी प्रत्युष बोला, हाँ दादाजी, आप हमेशा सेंटिमेंटल हो जाते हैं। आपको तो अभी 200 साल तक जीना है। इस बात पर दादाजी बोले, अगर चाहते हो कि मैं 200 साल तक जीऊं, तो मेरे पोते से बोलो मेरी पोता बहू से जल्दी से शादी कर ले। मैंने पंडित जी से बात की है। वो बता रहे थे कि आज का दिन बहुत शुभ है, क्यों ना आज ही शादी कर लो। ये सुनकर सब हैरान रह गए, पर अश्वत्थ शांत था, जैसे उसे पता हो कि ऐसा होने वाला है। टिया मन में बोली, शादी? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? भगवान, आप क्या चाहते हो? वो ऊपर से नीचे तक कांप रही थी। अश्वत्थ ने उसकी हालत भांप ली और टेबल के नीचे से उसका थर थर कांपता हाथ टाइटली पकड़ लिया। टिया तो उसके पकड़ते ही और ज्यादा कांपने लगी। अश्वत्थ उससे धीरे से बोला, शांत हो जाओ, इतना क्यों कांप रही हो? मैं कौन सा तुम्हारी बलि चढ़ा रहा हूं? याद रखो, आई एम योर बॉस। ये सुनकर टिया खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करने लगी। वैसे भी वो अपनी सौतेली माँ और बहन के जुल्म सहने के बाद भी अपने पापा को ऐसा कुछ नहीं दिखाती थी। वो हमेशा उनके सामने ऐसा दिखाती थी कि वो खुश है। ये कहो कि अपने दर्द छुपाने में महारत हासिल कर ली थी उसने। अश्वत्थ उसकी उंगलियों के एक्यूपंक्चर पॉइंट को दबाने लगा ताकि वो कोई गड़बड़ ना कर दे। एक तरह से वो उसे शांत कर रहा था। अश्वत्थ के छूने से टिया के अंदर बिजली के झटके लग रहे थे। उसके दिल में तूफान उठ रहा था। उसे अश्वत्थ के छूने से नेगेटिव वाइब्स नहीं आ रही थी, उसे पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। तभी आदित्य जोर से दहाड़ते हुए बोला, क्या कहा दादाजी आपने? ओ माय गॉड, मेरे भाई की शादी आज ही होगी? वाओ वाओ, यानी मेरे भाई की शादी? पर दादाजी, इतने कम टाइम में तो। इस बात पर दादाजी बोले, तुम सबको तो पता ही है, अगर इस शादी को हम सीक्रेट नहीं रखते हैं तो मेरी पोता बहू को नुकसान पहुंचाने वाले बहुत हैं और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। तो ये सुनकर अश्वत्थ बोला,
और जाहिर सी बात है कि अब तुम मेरी वाइफ हो तो तुम्हें पता होंगे ना वाइफ के काम। हाँ। गुड। मैंने तुम्हारे कॉलेज के डीन को तुम्हारे 2 हफ्ते की लीव एप्लीकेशन दे दी है। और एक बात अच्छे से अपने छोटे से दिमाग और दिल में उतार लो, तुम मेरी हो। अगर तुमने मुझे धोखा देने या मुझे छोड़कर जाने की सोची भी तो मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। एंड डोंट वरी, तुम्हारी फैमिली की तरह यहां पर कोई तुम्हारे साथ मिसबिहेव नहीं करेगा। अश्वथ उसे सारे रूल्स रेगुलेशंस बताने लगा। टिया बस हाँ हाँ बोल रही थी, उसके अलावा बोल भी क्या सकती थी। सुबह टिया अच्छी और सुकून की नींद सोई। वो अभी भी नहीं उठी थी। अश्वथ सोफे पर बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा था। कॉफी टेबल पर कुछ फाइल्स रखी थी। एक हाथ में कॉफी का कप पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ की उंगलियां लैपटॉप के कीबोर्ड पर चल रही थी। टिया ने करवट बदली और उस रूम की सन्नाटे को चीरती हुई आवाज आई, धड़ाम। उसके बाद एक और आवाज आई। आवाज टिया के दर्द में चीखने की थी। उसकी चीख सुनकर सब भाग कर आए, पर डोर के पास रुक गए। अरे, अब तो अश्वथ की शादी हो गई है, अंदर नहीं जा सकते। ऐसे ही मुंह उठाए जाना उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करना होगा। इस बात पर ओहस बोला, आई थिंक ये चीख किसी और मामले की है। रचित ने कहा, तुम्हें बड़ा पता है, खुद तो सिंगल पड़े हो। हम सबको पता है वो अनरोमांटिक आदमी है। आज से पहले कभी उसकी लाइफ में कोई लड़की नहीं रही है, तो खाक कुछ करेगा। उसे तो ये भी सिखाना पड़ेगा। इस बात पर ओहस बोला, तुम भी तो सिंगल हो, और जोर से हंसने लगा।